चलिए हम अपनी टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम 551 से। इसके पहले मैं बता देता हूँ जिन्होंने आप पहले कभी वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि आप हमारे पिछले सारे सीरीज़ को देखिए। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन किया गया है और ये बड़े-बड़े राइटर का बुक से लिया गया है और साथ ही यह जो है एक मॉडल टेस्ट पेपर भी है और यह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है। यानी ये सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और साथ-साथ ये मॉडल क्वेश्चन का भी काम करेंगे और इसको आप 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप रिवीजन के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो, या दूसरी है कि आप इसको टेस्ट के तौर पे ले सकते हैं और ये साथ-साथ में ये ऑनलाइनर की तरह भी काम करेगा। इन्हीं तीनों तरह से इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में जिसमें भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है वो आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। आज हम 551 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 575 क्वेश्चन तक करेंगे। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रकार का मेदभांड है जो वैदिक काल से संबंधित है? तो वैदिक काल में जो चलता था उस समय इसका आंसर है गिरुवर्णी मृदभांड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस ऋग्वेदिक देव को अतिथि के रूप में उद्धृत किया गया है? यानी उसमें देवता का प्रकार हुआ करते थे। तो उसमें से किस देवता को जो है इसमें अतिथि के रूप में उद्धृत किया गया है कि अतिथि के रूप में जाना गया है? इसका आंसर है अग्नि। अग्नि को जो है अतिथि के रूप में कहते थे क्योंकि उस समय जो था कि जब यज्ञ जब होता था तो सबसे पहले अग्निदेव को ही जलाया जाता था, यानी कि अग्नि का आवाहन किया जाता था। तो ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में कितना सूक्त लिखे गए? 200 सूक्त लिखे गए हैं। और साथ ही यह क्या करता था? यह देवता और मनुष्य के बीच में संपर्क का माध्यम थे। ये जो है देवता और मनुष्य के बीच में संपर्क कौन कराते थे? तो अग्निदेव कराते थे। ठीक है। और यह जो होता था ये हर घर में जलता था, ये अभी भी जलता है। तो इसलिए इस इन जो अग्निदेव हैं उनको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न सभाओं में से किसे नरिष्ठ कहा गया है? कहीं कहीं पर नरिष्ठा शब्द भी मिलता है जिसका अर्थ एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसका आंसर है सभा। यानी सभा को नरिष्ठा कहा जाता था। उस समय जब उत्तर वैदिक काल जब चल रहा था तो उस समय बहुत सारे कबीला में रहते थे लोग, जो रहते थे कबीला में रहते थे। तो उस समय 3 तरह की संस्था जो है वहाँ पर उपस्थित थी। उसकी एक सभा थी, एक समिति थी और इस समिति के बाद जो था ये बिदत थी, बिदत। ठीक है। तो यहाँ पर सभा जो था ऐसा था जो कभी भंग नहीं होता था। एक्चुअली सभा में क्या था, मेनली जो थे वो बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग लोगों की सभा होती थी। और समिति क्या होती थी? समिति जो होती थी आम लोगों की संस्था को समिति कहा जाता था। और ये बिदत जो था ये मिला-जुला रूप है, उसको जनसभा कहा जाता है। तो ये जनसभा जो कहा जाता है ये जो होती थी ये सबसे प्राचीन थी। ये क्वेश्चन बार-बार रिपीटेड कभी आ जाता है कि यह जो बिदत जी थी वो कौन-सी संस्था थी? उस समय जनसभा हुआ करते थे और ये सबसे प्राचीन था। इसी में से इन्हीं तीनों में से जो सभा थी जिसको हम लोग नरिष्ठा बोलते हैं, उस नरिष्ठा को क्या कहते हैं? कभी भंग नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? यानी कि उस समय जो था बौद्ध धर्म का उदय जो हुआ था किसी धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप था। वह कौन सा धर्म था? तो वह धर्म नहीं था, वो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के विरुद्ध में प्रतिक्रिया थी। उस समय क्या था कि छठी शताब्दी में थे, देख रहे हैं कि बहुत सारे महाजनपद वगैरह का उदय हुआ था। तो बहुत अशांति का माहौल था वहाँ पर, आध्यात्मिक अशांति नहीं थी लोगों के बीच में, धार्मिक संप्रदाय बहुत सारे थे। उसमें से कर्मकांड जो थे बहुत बढ़ गए थे, पंडित लोग जो थे बहुत तरह-तरह के कर्मकांड और बहुत ही हार्ड, मतलब आम आदमी के लिए उसको करना मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए उस समय जो था
बहुत ही समाज में परिवर्तन का युग जो वहाँ पर उस समय हुआ और उसी सामाजिक परिवर्तन के रूप में एक तरह से जो है थे निचले वाले लोग जो थे वैश्य और शूद्र जो थे, वैश्य और शूद्र जो थे अपने स्थिति में क्या करते थे सुधार चाहते थे कि भाई हमारी स्थिति जो है वो थोड़ी-सी अच्छी हो जाए। उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में भी सत्ता का मतलब कि सर्वोच्चता की धारणा का युद्ध चल रहा था। ब्राह्मण बोलते थे कि हम सर्वोच्च हैं और क्षत्रिय बोलते थे हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इन दोनों के बीच में ही स्पर्धा शुरू हुई थी। तो उसी समय जो बौद्ध धर्म का उदय जो है भगवान बुद्ध के द्वारा हुआ था 6ठी शताब्दी में, वो ब्राह्मणवादी रीति-रिवाज के अगेंस्ट में हुआ था। क्योंकि इनका क्षत्रियों को भी संरक्षण मिल गया, बहुत से जगह आप देखेंगे कि राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। तभी तो ब्रह्मवादी ये बौद्ध धर्म का उदय हो गया। यानी ये ब्राह्मण को गिराना चाहते थे तो इन्होंने क्या किया बौद्ध का संरक्षण दिया। जैसे बहुत सारे चंद्रगुप्त के समय में भी अशोका के समय में भी इनको संरक्षण दिया गया था। तो इसकी ये क्वेश्चन याद होने लायक है, आराम से याद हो जाएगा। इस तरह से आप लिंक करेंगे तो आराम से याद आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? यहाँ पर बौद्ध शाखा जो थे वो क्या था कि हमारे भारत धर्म में तो उदय हुआ था लेकिन वो बाहर भी गया। इसमें से कौन सा गया था तो ये महायान गया था। महायान शाखा जो था वही बाहर गया था। उस समय क्या हुआ था कि यह कहाँ-कहाँ गया था? ये जापान गया, चाइना गया, मध्य एशिया गया, यानी कि बहुत जगह पर ये लोकप्रिय हो गए, वो थे महायानी। अब महायानी की विशेषता क्या है? ये क्या करते हैं, बुद्ध को क्या मानते हैं? ये भगवान मानते हैं कि बुद्ध जो है एक भगवान है। जहाँ भगवान मानते थे तो इसके साथ-साथ में एक चीज़ और जुड़ जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान को अवतार से जोड़ा जाता है। तो ये मानते थे कि बुद्धा का भी अवतार होता है और साथ-साथ में ये मूर्ति पूजा भी करने लगे थे। ये महायान संस्था। तो 2 जो इसकी संस्था थी बुद्ध की हीनयान, तो हीनयान जो थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जबकि महायान जो है मूर्ति पूजा करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से जैन धर्म के तीर्थ में क्या शामिल नहीं था? तो यहाँ पर देखते हैं आप आंसर जो है इनका है मुक्ति, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये तीनों शामिल थे और सम्यक मुक्ति शामिल नहीं था। अब भाई सम्यक ज्ञान क्या होता है? सम्यक ज्ञान के अनुसार जो होता है, ये जैन धर्म का जो सिद्धांत उसके प्रत्येक वस्तु की रचना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्वों से हुई है। यानी जो हमारा संसार बना है इसमें भौतिक तत्व भी है और अ, आध्यात्मिक तत्व भी है, आध्यात्मिक तत्व भी है। तो भौतिक तत्व क्या है? ये सत्य हो गया, असत्य हो गया, अनित्य हो गया, इसको बोलते हैं भौतिक तत्व और इसको क्या मानते हैं? अंधकारमय मानते हैं, अंधकारमय है। आध्यात्मिक तत्व जो इसके विरुद्ध जो अ, सत्य हो गया, नित्य हो गया, प्रकाशमय हो गया। आध्यात्मिक को क्या मानते हैं? प्रकाशमय मानते हैं, यानी आध्यात्मिक प्रकाशमय मानते हैं। इसके साथ-साथ में फिर नेक्स्ट क्या है? दर्शन क्या होता है? दर्शन जो होता है इसके अनुसार मनुष्य जो है धर्म, तीर्थ कर्म और सत्य कर्म पर जो है श्रद्धा और विश्वास अगर रखे, तो दर्शन उसका क्या था? श्रद्धा और विश्वास का दर्शन था। यानी सम्यक दर्शन रहना चाहिए, यानी कि धर्म पर विश्वास रखना चाहिए, तीर्थंकर पर विश्वास रखना चाहिए। जो उन्होंने मार्ग बताए हैं, सत्य का मार्ग चलने पर है, इन सब पर विश्वास रखना चाहिए। ये धर्म दर्शन हो गया। फिर चरित्र क्या हो गया? चरित्र मतलब उस समय क्या था त्रिरत्न में के अनुसार चरित्र अच्छा रखना चाहिए, यानी कि काम वासना पे ध्यान नहीं देना है और अपना कर्तव्य का पालन करना है। तो यह जो थे सम्यक चरित्र इसको बोला जाता है। तो इस त्रिरत्नों में ये शामिल नहीं था जो मुक्ति गाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? ये सीधा-सीधा क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन-सा है? तो इसको हम रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किस अभिलेख में है? यानी जूनागढ़ अभिलेख में है ये। और ये रुद्रदामन ने इनको लिखवाया था। लिखा किसने थे? हरिसेन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? मौर्य काल में जो चलता था वो पन चलता था। ठीक है। तोल वगैरह चलता था, ये गुप्त में चलता था। फिर काकनी जो है थे ये भी गुप्त साम्राज्य के समय चली थी, गुप्त काल में। दिनार भी तो जो था वो गुप्त काल में ही था। नेक्स्ट चलते हैं, मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था। मौर्य प्रशासन में बहुत सारे टर्म थे, उनमें से जो रूप दर्शक जो था वो था सिक्कों का परीक्षक। यानी सिक्का कौन सा सिक्का सही है या खोटा है या फिर वो नकली है, ये पता करने वाला जो अधिकारी होता था वो होता था रूप दर्शक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था। माप तौल का अध्यक्ष जो था, यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आया हुआ है, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली रिपीट करते रहता है, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट समझेंगे। ये जो थे पोतवा अध्यक्ष। अब क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पोतवा अध्यक्ष को हम लोग क्या है कि पोत किसको बोला जाता है, तो नेभी सेना वगैरह को बोला जाता है। तो फंसाने के लिए क्वेश्चन देता है। पोतवा अध्यक्ष का मतलब होता है माप और तौल का अध्यक्ष होता है। और उसमें बहुत सारे अध्यक्ष होते थे, जैसे पन्या अध्यक्ष माने मतलब वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। लवना अध्यक्ष जो था वो नमक वगैरह का था। ठीक है। संस्था अध्यक्ष जो था उसमें बहुत ही शक्तिशाली ये सब अध्यक्ष माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो यह थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने जैन धर्म अपने अंतिम दिनों में, यानी कि जब वो अंतिम उनकी मृत्यु के समय जैन धर्म को अपनाया था। वे क्या थे कि अंतिम दिन में क्या अपने पुत्र के को सिंहासन सौंप दिया और वो चले गए। भद्रबाहु जो थे इनको उन्होंने दीक्षा ली। वो मैसूर, यानी कि सरवन बेलगोला लिखा जाता है, सरवन बेलगोला। और सरवन बेलगोला कहाँ है? तो ये मैसूर में है। मैसूर में जाकर बस गए और 278 ईसा पूर्व में संलेखना विधि, जो पहले मैंने बताया था, संलेखना विधि मतलब अपन क्या होता है, भूख प्यास के द्वारा बिना खाना के खाए भूख प्यास से अपना शरीर को त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंडिका को लिखा था। तो इसका इंडिका को लिखने वाला जो था मेगास्थनीज था। यह कौन था? यह था सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस का राजदूत था। कहाँ आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। ये 17 वर्ष जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बिताया। वो इंडिका में लिखा क्या है? स्पेशली जो लिखा है उन्होंने मौर्य वंश, मौर्य वंश के उसमें सामाजिक, समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है। समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में अशोक का शासन काल था 273 से 232 ईसा पूर्व। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज जाते हैं ना कि पीछे चल रहा है, क्योंकि ईसा पूर्व से चलता है तो वो नीचे चलता है, फिर जीरो के आगे बाद में फिर ईसवी शुरू हो जाता है। और उसके पहले क्या चलता था? ईसा पूर्व चला था। क्योंकि अशोक को माना जाता है कि दिव्यादान और सिंगली ग्रंथ में उन्होंने क्या करता था, अपने 19 भाइयों की हत्या करके जो है शासन को अपनाया था। तो इस तरह से जो क्या था, 269 ईसा पूर्व में भी वह सत्ता को प्राप्त कर लिया था, यानी शासक बन चुका था। लेकिन उसका राज्यारोहण जो विधिवत हुआ, यानी कि सबको बुला के उसमें जो था अपने जो धर्म के अनुसार जो किया था, उन्होंने 273 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? इसका तो एक ही आंसर है, तोलाकाप्पियम। ये बहुत ही फेमस है। इसका जो ये व्याकरण ग्रंथ है, इसका जो रचनाकार है वो सेम नाम से है, यानी तोलाकाप्पियार जो बोलते हैं उनका रचनाकार थे। इसमें है क्या भाई? व्याकरण ग्रंथ तो है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ? धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में और मोक्ष के बारे में। हिंदू धर्म के जो 4 बड़े उद्देश्य होते हैं इनको समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था?
तो इसका आंसर है भीम कन्फ्यूटस का। भीम कन्फ्यूटस जो था ये सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया था। और इसका जो सिक्का होता था, एक तरफ क्या होता था, ब्राह्मी लिपि होता था, सॉरी यूनानी लिपि होता था, और एक तरफ जो था खरोष्ठी लिपि थी, यानी कि दो लिपि वाले इन्होंने सिक्का चलाया। अगर दूसरा क्वेश्चन भी दे दे कि कौन से द्विलिपि क्वेश्चन चलने सिक्का चलाया था, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्नलिखित में से सर्वप्रथम की गई है। भारत और रोम के साथ जो व्यापार का सबसे साक्ष्य जो मिलता है रिकामेडू में मिलता है। रिकामेडू कौन था, एक रोमन बस्ती इसको माना जाता है, और यह जो थे 1945 ईस्वी में खुदाई के दौरान पता चला था। यहाँ होता क्या था, यहाँ सिर्फ जो था वस्तु का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता था, यानी आयात निर्यात नहीं होता था, साथ ही साथ में यहाँ पर जो फैक्ट्री भी थी, जहाँ पर रोमन की जो निवासियों को पसंद होता था वो सब चीज़ें भी वहाँ पर निर्माण किया था, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गया, माला हो गया, उसके बाद हो गया कांच हो गया, और की मिट्टी के बर्तन बहुत उसमें फेमस था। ये सब भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्राप्त प्रदान किया था। तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि आप इसी तरह के सीरीज हम लोग चलाते रहते हैं, तो अब जो भी नए सब्सक्राइबर नए व्यूअर हैं वो अपना सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कहीं भी इस तरह के वीडियो पब्लिश हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो 570 किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था, तो यह जो संरक्षण प्रदान करने वाला था कनिष्क था। और कनिष्क जो था वो कला विद्वान का संरक्षण करता था, तभी तो इन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया था। तो इसके साथ साथ और कौन कौन थे इसके दरबार में, सिर्फ चरक ही थोड़ी था। इसके साथ में अश्वघोष था, जो कि एक साहित्यकार था, फिर नागार्जुन था, ये बहुत बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों थे। ठीक है, फिर वसुमित्र थे, इत्यादि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से टोचारियन कौन थे। तो टोचारियन जो बोला जाता है उसको कुषाण को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक था। यह जो था यह कालिदास की कृति। कालिदास ने एक नाटक लिखा था माल विकाग्नि मित्रम। ठीक है, विकाग्नि मित्रम, तो इसी का जो था यह नायक था। उस समय जो इसमें मिलता क्या है, शुंग और यवन के जो है संघर्ष का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, तो ये कुषाण काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड होता है और कहीं कहीं भी। तो इसका आंसर है नरसिंह। तो यह जो थे गंग वंश, सॉरी नहीं, इसने नहीं किया था, ये अनंत बर्मन ने किया था। तो कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण जो है गंगवंशी शासक अनंत बर्मन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, इदंगई एवं बलंगई थे। इलंगई बलंगई थे वो दक्षिण वर्गीय थे, और ये एक सामाजिक वर्ग थे। यह क्या थे, सामाजिक वर्ग थे। ये सब सामाजिक वर्ग में कौन कौन से उस समय आता था, कृषक हो गया, श्रमिक हो गया, हस्तशिल्प हो गया, इस तरह से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पट्टिनम थे। तो पट्टिनम जो है बंदरगाह को बोला जाता है। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था। तो यह जो थे कुट्टन, इन्होंने लिखा था तमिल भाषा में महाभारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मानसून की खोज की थी। तो मानसून की खोज करने वाला हिप्पालस था। यह कहाँ का आदमी था, यह ग्रीक नाविक था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कहाँ वाला खोज किया था, तो अरब सागर में जो मानसून हवा चलता है उसके बारे में बताया था, जो कि भारत और पश्चिम एशिया का जो अपना दूरी है वो घट गई थी, पश्चिम एशिया और भारत के साथ। ठीक है, इसके साथ ही हमारा यह
575 क्वेश्चन तक समाप्त होता है। इसका अगर आप दोबारा इसको आप पीडीएफ फॉर्म में, रिटन फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट examhindiofficial.com पर जाइए और वहाँ पर यह हिस्ट्री एमसीक्यू सेक्शन में आपको मिल जाएगा। हेडिंग हिस्ट्री एमसीक्यू यहाँ पर सेक्शन होगा, वहाँ पर जाने के बाद ये आपको मिल सकता है, ताकि बाद में भी आप इसको रेडी करके रखें। इस तरह से हमारा यह टेस्ट समाप्त होता है। चलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।